अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दी का ये वाक़या जो है बहुत सी जानों के लिए ज़ाहिर है ज़ख्मी हुए हैं, कीमती जानें ज़ाया भी हुई हैं। और ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये दिखाई ये दे रहा है कि ये इब्तदा है अफ़गानिस्तान के अंदर बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से। अमेरिका अफ़गानिस्तान को जिस तरीके से छोड़ कर जा रहा है, दिखाई ये दे रहा है कि ये अब खाना जंगी का एक ऐसा मरकज़ बनने जा रहा है जिसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी दिखाई देंगे। ये जो कुछ आज लाहौर में हुआ, जिस नौइयत का ये धमाका हुआ है, माजी में इस तरह की बेशुमार मिसालें थीं और पाकिस्तान जो है 70,000 से ज़ायद अफराद की जानों का नजराना देकर इस सूरत हाल से जो है वो निकला था। और अब एक मरतबा फिर इन खदशात तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो लोग जो अफ़गान अमूर से वाकिफ़ हैं और जो ख़ारजा अमूर से वाकिफ़ हैं वो कर रहे हैं। इसका तदारुक करना होगा, महज बयानात से जो है वो काम नहीं चलेगा और हालात के लिए अमली इक़दाम जो हैं वो तजवीज़ करने होंगे। आज ISI हेड क्वार्टर में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर क़यादत जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी का आज इजलास भी हुआ है। ज़ाहिर है उस इजलास के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसके तनाज़ुर में पाकिस्तान की सूरत हाल जो है उसका भी जायज़ा लिया गया है। पाकिस्तान के अंदरूनी जो सिक्योरिटी मसाइल हैं उनको भी देखा गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो भी 2-3 महाज़ों के ऊपर जो है वो गर्म है। पार्लियामेंट के अंदर ज़ाहिर बजट इजलास जारी है और बजट के ऊपर बहस का सिलसिला जो है वो भी जारी है और उसके अंदर जो है हुकूमत जो है वो अपना दिफा कर रही है और अपोजिशन जो है वो अपने जो इल्ज़ामात हैं उनका इआदा कर रही है। लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनके ऊपर बात करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। कल वज़ीर इत्तलात जो हैं फवाद चौधरी, उन्होंने ये बात कही कि इलेक्शन कमीशन नहीं, पार्लियामेंट जो है वो बाला इदारा है, इसका काम कानून साजी करना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसकी तशरीह करना। और ज़ाहिर है बाकी जो इदारे हैं उनको जो कानून साजी पार्लियामेंट के अंदर होनी है उस पर अमल दरामद करना है और अगर किसी को सियासत करनी है तो सियासी पार्टी जो है वो बना ले। इसी तनाज़ुर में इमरान ख़ान का जो पाकिस्तान के अंदर अमरीकी अड्डों के हवाले से बयान है, ज़ाहिर है कि उस बयान को सराहा भी जा रहा है और ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान जो है उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है कि पहली दफ़ा ये बात कही गई है अब दो टोक अल्फाज में कि हम अपनी सरज़मीन जो है वो किसी गैर मुल्की को किसी और मुल्क के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है वो नहीं देंगे। इसी तरह एक और बयान जो है वो ये, चूँकि इसी इंटरव्यू का हिस्सा था, उसके अंदर उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कहा कि अगर भारत के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं तो फिर न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। अब ये स्टेटमेंट जो है ये यकीनन एक ऐसा बयान है कि जिस पर ये बात होनी चाहिए कि क्या ये पॉलिसी स्टेटमेंट है या ये कि इस हवाले से कोई मामला जो हैं वो सोचे जा रहे हैं और फिर उसकी कीमत जो है वो क्या है। मेरे आज के मेहमान साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद साहब, मामला ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं कि ज़ाहिर है हुकूमत बड़ा आपको बुलाती है, आएँ बात करें, बैठें, इंतखाबी इस्लाहात करें, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनें जो हैं उनको लेकर चलें। लेकिन अब फवाद चौधरी साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया है कि हम जो कानून बनाएंगे इलेक्शन कमीशन को उस पर अमल दरामद करना है, नंबर 1। नंबर 2, माजी में भी जॉइंट सेशन हुआ था, आप लोगों ने शोर मचाया, वॉकआउट कर गए, सारे बिल मंजूर हो गए थे। अब भी दिखाई ये देता है कि आप शोर की हद तक तो ठीक है, ये बिल भी निकल जाएगा, फिर क्या होगा, क़यामत आ जाएगी। नहीं, बात ये है एक बिल गलत है। फवाद चौधरी साहब को ये नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के ताबे नहीं है। आइन पढ़ लें, आइन क्या कहता है, ना वो पार्लियामेंट के ताबे है ना हुकूमत के ताबे है। आप कानून साजी कर सकते हैं, आइन बदल दें, बिल्कुल पॉसिबल है, उसको पार्लियामेंट के ताबे कर दें। जो पार्लियामेंट हुक्म देगी वो इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन इस पार्लियामेंट का खालिक होता है, उसकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करती है कि पार्लियामेंट में वो लोग आएंगे जो अवाम के नुमाइंदे हैं,
आप उनको पार्लियामेंट के ताबे करना चाहते हैं? ये बातें ज़रा सोच समझ के होती हैं, ये मशवरे से होती हैं। मशवरे का तरीका ये नहीं होता कि टीवी प्रोग्रामों पर आकर दावत दें। पार्लियामेंट में आए ना, मुल्क का वज़ीर आज़म, लीडर ऑफ द हाउस है, वो कहे कि जी मैं ये चाहता हूँ, इस वजह से मैं चाहता हूँ, आगे वजूहात बयान करें। 52 शिकें आधी से ज़्यादा मुकम्मल तौर पे गलत हैं। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे शक और शुबे के अलावा कोई बात, वहीं से नीयत सामने आ जाती है। ये सारा शक और शुबा है, ये सारा धोखाधड़ी है। यानी एक शिक है कि डुअल नेशनलिटी का इतलाक उस वक़्त होगा जब स्क्रूटनी होगी, डेट ऑफ एप्लीकेशन में नहीं होगा। ये तकरीबन 2 हफ्ते का पीरियड होता है। यानी जब आप अप्लाई करेंगे तो आप डुअल नेशनल हो सकते हैं। जो स्क्रूटनी होगी तो आप बेशक एक मुल्क की नेशनलिटी छोड़ दें, और इस बात का इतलाक 27 अक्टूबर 2017 पे होगा। ऐसा कानून होता है। फिर रिसीवेबल्स को एसेट बना दिया, और वो भी इतलाक आज से 5 साल पहले से होगा, ताकि नवाज शरीफ साहब की सज़ा जो है उसको बहाल रखा जाए। तो ये जब आप ये हरकतें करेंगे तो फिर ये बात चलती नहीं है। आज आप कानून बना दें, कल बदल दिया जाएगा, फिर क्या होगा? नहीं, अब ये फरमाएं कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि बिल गलत है, वो जॉइंट सेशन बुलाते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ पास कर ले ना, कर ले पास, फिर क्या होगा? कल एक और हुकूमत आएगी, बदल देगी, बात ख़त्म हो जाएगी। नहीं, कल आएगी तो बदलेगी ना। अगर वो उसके नतीजे में इंतखाबात, अगर ये अगली हुकूमत भी इन्हीं की होती है तो फिर तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। नहीं, आप मैं कह रहा हूँ ना, देखें, ये इस हुकूमत या अगली हुकूमत की बात नहीं है। कानून मुस्तकिल होते हैं, वो मुल्क के लिए होते हैं, वो एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए नहीं होते, एक जमात को फ़ायदा देने के लिए नहीं होते, वो मुल्क के मफाद में होते हैं। आप कानून वो बनाना चाहते हैं जो किसी मुल्क के मफाद में नहीं है। नहीं, शायद खाकान अब्बासी साहब, देखें, अपोजिशन का भी तो ये एक तरह का मैसेज जा रहा है ना कि ये भी बस गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला ही मामला है। पार्लियामान यही होता है। पार्लियामान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपके पीडीएम की भी बात कर रहा हूँ। मैं आपके आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं ना, रिश्ते पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक मुतहदा मौक़िफ़ के लिए। हाँ। ये एक आइडिया है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने माजरत कर ली कि जी ये तो आप पीपल्स पार्टी आ रही है तो वो पीडीएम का ठीक है, वो नहीं आएंगे, ठीक है, फिर नहीं होगी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। आप सेक्रेटरी जनरल है, पीडीएम का डेलीगेशन पीडीएम में उसको ले आए, कोई बात नहीं है, कोई फोरम हो जहाँ पर डिस्कशन हो जाए। ये तो एक सोच थी, इसको कोई बाकायदा तजवीज़ तो नहीं आई। अगर मौलाना साहब ने कह दिया है कि पीडीएम पे ले तो पीडीएम पे ले आएंगे। नहीं, वो ये नहीं कह रहे पीडीएम पे ले आए, वो कह रहे हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने माजरत की है आने से। नहीं, वजह होगी ना कुछ, मुझे पता नहीं है, मैं पूछ लूँगा उनसे। नहीं, ये पीडीएम का स्टांस कुछ और है, पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नवाज का स्टांस कुछ और है, पीपल्स पार्टी अपनी जगह पर खड़ी है। मतलब क्या ये ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पार्लिमानी सियासत अपनी जगह पे होती है, तहरीक अपनी जगह पे है। तहरीक एक नुक्ता है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक किया जाए, और उस तहरीक का कोई मकसद नहीं है। एक मकसद के लिए हर सोच, हर फिक्र, हर जोग्राफियाई खित्ते की जमात, हर किस्म का माजी रखने वाली जमात मुतहिद है। लेकिन अब वो तहरीक है कहाँ पे? वो तहरीक तो अब कहीं नहीं दिखाई। तहरीक अवाम ने उसकी बात मान ली है। तहरीक वो मानते हैं उसकी बात को, हम तहरीक को ज़िंदा रखते हैं, हम तहरीक को अवाम के पास ले जाते हैं, पैगाम अवाम को दे दिया है, बात चल रही है आगे। आज हर शख्स ये महसूस करता है, कुछ बात भी करते हैं, कुछ इसके लिए अपना हाथ उठाने को तैयार हैं कि जब तक मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं चलेगा हमारी बेहतरी नहीं होगी। ये मकसद था पीडीएम का, और ये पूरा हो चुका है। कैसे पूरा हो चुका है? मतलब अवाम कबूल करते हैं। आप पूछने जाकर वो बातें जो आप ब्रेक के अंदर मेरी बात सुन लेना, जल्दी में रहते हैं आप। वो बातें जो आप ब्रेक के दौरान दबी ज़बान में किया करते थे, आज बबांगे धौल आप मुझसे सवाल पूछते हैं।
नहीं, ये से बड़ी कामयाबी है नहीं, इससे बड़ी देखिए सवाल पूछे जा रहे हैं, पहले भी पूछे जाते थे, इतनी दबी हुई ज़बान नहीं देखी। लेकिन अब गुजारिश ये है कि आप ये बात कह रहे हैं कि कामयाबी हो गई है, जिस ऐवान के अंदर वज़ीर दिफा ये खड़े होकर कहें कि यहाँ कोई गरीब नहीं है, तो वो ज़्यादा बेहतर अवाम के करीब हैं कि आप ज़्यादा बेहतर अवाम के करीब? ठीक है ना, उनकी पार्लियामान अपनी जगह पर उन्होंने बात कर दी है, उनका हक है। देखिए ना, आप पार्लियामान झूठ भी बोल सकते हैं, आप पार्लियामान में हर किस्म की ऊट पटांग बात कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है उसके ऊपर। जो आपके जहन में आता है बोली जाए। उनके जहन में आया कि सारे गरीब ख़त्म हो गए, इसका मतलब पार्लियामान की बात को संजीदगी से न लिया जाए? जी, पार्लियामान में अक्सर गाली देंगे तो संजीदगी से मत लें, किताबें मारेंगे तो मत लें। अगर एक मुल्क आदमी जो वज़ीर दिफा हो, वज़ीर आला रह चुका हो सूबे का, वो कहे कि मैंने तमाम गरीब मेरे सूबे में ख़त्म हो गए, वज़ीर आज़म उसका लंगर खाने खोल रहा है, जो बिस्प है उसकी रकम में इजाफा किया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं गरीब ख़त्म हो गए। तो ये आपस में बैठ के तजाद को ख़त्म कर लेना। अगर गरीब खत्म हो, लंगर खाने किसके लिए खोल रहे हैं? नहीं, लेकिन देखें शाहिद खान अब्बासी साहब, अपोजिशन की भी एक सियासत होती है। मतलब अपोजिशन जो है, नहीं आप बता दें क्या मतलब आप लोगों ने इतना एक हाइप क्रिएट की, वो जी 31 दिसंबर तक हुकूमत गई, हमने निकाल देना है, हम बिल रोक लेंगे, हम बजट रोक लेंगे, हम ये बिल सब कुछ होता चला जा रहा है और सब कुछ हो जाता अगर आप कायम रहते। कौन कायम रहता? ये पीडीएम सारी अपनी मौका पर कायम रहती है। एक जमात ने कहा मैं नहीं साथ दूंगा। जब आप लॉन्ग मार्च करके एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करके इस्तीफे दे देते, ये निज़ाम नहीं चल सकता था। आपने वो नहीं किया। अब ठीक है, मामला आगे चल रहा है, अब एक नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। नहीं, ये तासुर क्यों है कि ये गाजर और छड़ी वाला मामला है, जिसको गाजर नज़र आती है वो उसके पीछे चल पड़ता है, जिसको छड़ी नज़र आती है वो। ये इंसान की फितरत है, इंसानी फितरत। तो छड़ी वाला है कौन, गाजर वाला है कौन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि एक ने साथ नहीं दिया तो किसी वजह से साथ नहीं दिया ना। उनसे पूछे ना, वजह होगी कोई, वजह वो बयान नहीं कर सके। एक बड़ा वाज़ेह लाएमल था, आप करते, आपको नताइज मिल जाते। बजट जो है पास हो जाएगा? जी पास हो जाएगा। पाकिस्तान में कौन सा बजट रिजेक्ट हुआ है? पार्लिमानी सियासत अददी बरतरी पे होती है। अददी बरतरी ना हो तो हुकूमत रहती नहीं है, बजट पेश ही नहीं करती। मैंने अपने आखिरी 3 दिन में बजट पास करा लिया था। नहीं, वो तो ठीक है, नहीं बता देना उस दिन भी अददी बरतरी बरकरार थी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन असल में हालांकि उसके 3 हफ्ते के बाद 40 मेंबरान छोड़ के चले गए थे। असल में ये जब होता है ना, एक आस बनती है आवाम को कि ये बजट के हवाले से बात करेंगे, रुकावट डालेंगे, उनकी कोई फ़ायदे की बात हो जाएगी। जब वो सारा इतने बुलंद बाग दावे धड़ाम करके गिरते हैं ना, तो मायूसी उनको होती है। देखिए, बात ये होती है, हमने बात करेंगे आपकी, हम आपके मसाइल उठाएंगे। आज 2 हफ्ते हो गए यही बात कर रहे हैं, किताबें भी चली हैं। ये हमें शौक़ नहीं है किताबें मारने का, ये उनको शौक़ नहीं है गालियाँ देने का। इसलिए होता है कि वो नहीं चाहते कि अवाम के बारे में बात की जा सके, हम पर तनकीद की जा सके, हम मुल्क को ये बताएं कि यहाँ आपने गरीब के लिए कुछ नहीं किया और ये बजट सवाए महंगाई की कुछ नहीं देगा। ये हकीकत है, हमने अवाम के सामने रखी है। यही पार्लिमानी सियासत होती है। पाकिस्तान के अवाम का फैसला हर 5 साल बाद आता है, या उससे पहले अगर इलेक्शन हो जाए और ख़राबी पैदा होती है, इलेक्शन चोरी होते हैं। फिर जो अवाम की राय आपने अगर चोरी कर ली, जो राय उन्होंने 3 या 5 या जो भी साल गुजरे उसमें बनाई थी, तो फिर मुल्क के हालात वही होंगे जो हमारे हैं। वो कहते हैं स्पीकर ने भी आप लोगों से राब्ते किए, सब कुछ हुआ, आप क्यों नहीं इंतखाबी इस्लाहात की तरफ आते, उनसे बात कर लेते? ठीक है, अगर आप ये है कि 5 साल हुकूमत ने चलना है, फिर आराम से इंतखाबी है ना, रवैया आपने देख लिया है। इंतखाबी इस्लाहात 2017 में हुई थी, सारे उसके मेंबर थे। इनको पता नहीं है इंतखाबी इस्लाहात कैसे होती हैं। आप एक बिल लेकर असेंबली में आते हैं, उस पर हाउस रेजोल्यूशन पास करता है एक पार्लिमानी कमेटी की। वो पार्लिमानी कमेटी शिक वाइज इन चीज़ों पर बहस करती है। उसमें हर जमात के लोग शामिल होते हैं, उसमें हुकूमत की अक्सरियत नहीं होती।
हमने जब किए थे ना, हमारे 30 में से 9 मेंबरान थे हुकूमत के। वहाँ पर 1.5 साल बहस हुई, 1.5 साल से ज़्यादा, 100 से ज़ायद मीटिंगें हुई, उसके बाद जाके इंतखाबी इस्लाहत हुई थी। हर एक का मौक़िफ़ सुना गया, हर एक का नुक्ता नज़र सुना गया, उसके मुताबिक उन बिल को चेंज किया गया। यहाँ तो आप चोरी करने जा रहे हैं, तो आप हमारे मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात बेसूद हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्शन चोरी होते हैं। जिस दिन हमें ये बात समझ आएगी तो फिर हमें इंतखाबी इस्लाहात की बात भी समझ आएगी। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है उसके बारे में जो बात की है और एटमी प्रोग्राम के बारे में जो बात की है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि भारत के साथ अगर ताल्लुकात ठीक हो जाएं तो ये दोनों ममालिक महज़ब माशरों की तरह एक दूसरे के साथ ज़िंदा रह सकते हैं, और ज़ाहिर है कि फिर इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो है वो ज़रूरत नहीं रहती है। उन्होंने क्या कहा है, पहले वो सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। Pakistan's nuclear arsenal is simply as a deterrent to protect ourselves. The only one purpose, it's not an offensive thing. Any country which has a neighbor 7 times the size as Pakistan has would be worried. I'm completely against nuclear arms. I always have been. We've had 3 wars against India. And ever since we've had nuclear deterrent, we have had no war between the two countries. We have border skirmishes. अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप क्या कहेंगे? मैं बहुत सी बातें कह सकता हूँ, कुछ यहाँ नहीं कहूँगा। पहली बात ये, न्यूक्लियर डिटरेंस बनाया किसने था, उसका नाम ले लेते। दूसरी बात ये, किराए के प्रोग्रामों में मुल्क की पॉलिसी के फैसले नहीं किए जाते। ये किराए का टीवी शो है। आपने बात करनी है पार्लियामान में आके करें ना। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए, पाकिस्तान ख़त्म कर देगा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये कहना चाहते हैं? अंग्रेज़ी मुझसे बेहतर बोलते होंगे। न्यूक्लियर डिटरेंस होती है, न्यूक्लियर वेपन एक ऑफेंसिव वेपन होता है, वो डिफेंसिव वेपन नहीं है। डिटरेंस और डिफेंस में बड़ा फ़र्क होता है। ये बात जब उनको समझ आ जाएगी फिर आगे की बातें कर सकते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है, चूँकि आप वज़ीर आज़म रहे हैं, इस सतह के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आदमी पर आश्कार भी होती हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो बुनियादी तौर पर दी भी जाती हैं और उसके पीछे कुछ हालात, वाक़यात और मुस्तक़बिल की कोई पेशबंदी होती है। आपको क्या लगता है, ये आउट ऑफ कफ है या कोई मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो अंधे को भी नज़र आता है कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म होना ज़रूरी नहीं है। जब तक हिंदुस्तान के पास एटमी सलाहियत है, आपको एटमी सलाहियत रखना पड़ेगी। इसका कश्मीर से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। ये सादा सी बात है। क्या आप समझते हैं कि ये सड़क पे जाएं वो भी आदमी आपको बता क्या आप ये समझते हैं कि ये मैसेज दिया गया कि कश्मीर का मसला जो है उसको अगर हल करवाया जाए तो मामला सुधर सकते हैं? सुधरने का क्या मकसद होता है कि हम एटमी सलाहियत बेच देंगे अपनी? आप ये कह रहे हैं? नहीं तो पॉलिसी नहीं है ना, मैं आप समझा दें। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर का मसला हल कर दें, और क्या हल करें ये नहीं बताया, बट हल कर दें, तो हम अपनी एटमी सलाहियत छोड़ देंगे। दुनिया ये चाहती है, मैं ये बात आपको बता दूँ, दुनिया ये चाहती है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ये जाते हैं कि पाकिस्तान के पास एटमी सलाहियत ना हो। क्या ये आदमी सौदा करने को तैयार है? इस वक्त जो आपकी इक़्तिसादी सूरत हाल है उसमें आप क्या देखते हैं कि बैनुल अक़वामी दबाव जो है वो किस हद तक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, और ये दबाव आपसे आपकी एटमी सलाहियत ले सकता है। इस बात को मत भूलें। जब आप कमज़ोर होंगे
माशी तौर पर आप खुद मुख्तार नहीं रहते, फिर आपके फैसले कोई और करता है। ये फरमाएं आप, माशी खुद मुख्तारी की ठीक है, हर चीज़ का होता है, लेकिन दो फैक्टर्स जो हैं, ज़राअत आपके दौर में भी काबिल इतना नहीं समझी गई आपकी वजारत ख़जाना के कॉरिडोर्स में, और बरामदात मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ काबिल इतना नहीं समझी गई वजारत ख़जाना के कॉरिडोर्स में। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं ये तुम्हारे लिए बुनियादी अहमियत के हामिल हैं, इसको तो आप लोगों ने भी नज़रअंदाज किया। नहीं, हम तो हैं मुजरिम ना, हम तो मुलजिम तो मुजरिम नहीं, नहीं, इसका जवाब आना चाहिए कि क्यों आपकी नहीं पॉलिसी का, क्यों उस ठोस पॉलिसी। आपको जवाब दे देता हूँ, आपको जवाब दे देता हूँ। 2018 में एक्सपोर्ट 2021 से ज़्यादा हुई है, ये एक हकीकत है। इस साल दावा किया गया है बम्पर क्रॉप हुए, 27 मिलियन टन गंदम पैदा हुई है। कल काबीना ने 6 मिलियन टन की इंपोर्ट की इजाज़त दी है। आप झूठ बोले को हिसाब का बोला करें ना। 24 मिलियन टन हमारे ज़माने में हुई थी गंदम, उसमें से एक्सपोर्ट भी करनी पड़ी थी क्योंकि स्टोरेज सारी भर गई थी। यहाँ 27 मिलियन टन हुई है और 6 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी पाकिस्तानी 33 मिलियन टन गंदम खा गए। इसकी वजह तो आप कितनी रोटियां खा रहे हैं मुझे बताएं। नहीं, आपने रोटियां सच बताएं, रोटियां ज़्यादा खाई हैं आपने? नहीं, एक सेकंड, मैं इसका आर्गूमेंट आपसे करने, अब मैं आर्गूमेंट आपको बता दें क्यों नहीं होता। नहीं, मैं आपसे जो बात वो ये है कि हम जब बम्पर क्रॉप की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि पिछले साल, उससे पिछले साल के तनाजुर में, उससे पिछले साल के मुकाबले में, या हमारे दौर में ये इतना था हमने बरामद की, हम इस दौर, हम क्या इस चीज़ का तजिया करते हैं कि हम आबादी के एटम बम पे बैठे हुए हैं और हमारी ज़रूरियात जो हैं वो ना सिर्फ ये कि हमारी, बल्कि यहाँ जो स्मगल होता है उसकी ज़रूरियात भी जो हैं वो बढ़ रही हैं, और अब शायद वो बम्पर क्रॉप का लफ्ज़ जो है आबादी के पस मंज़र में एक दुरुस्त लफ्ज़ ना हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हिसाब लगा लेना। 24 मिलियन टन से भी मेरे ख्याल में 2 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया था। पाकिस्तानी सिर्फ 22 मिलियन टन गंदम खाने में कामयाब हुए। 3 साल के बाद मुल्क में 27 अपना बनाया, 6 इंपोर्ट कर रहे हैं, 33 हो गया, तो 33 हम खा जाएंगे। ये 11 यानी 50% ज़्यादा गंदम पाकिस्तानी खा गए। ये बात ज़हन कबूल करता है आपका? ये झूठ है, झूठ बोल दिया। 27 मिलियन टन हो गई, इसलिए झूठ बोला कि ग्रोथ शो करनी थी। देखो ना, झूठ छुपता नहीं है ना, झूठ नजर आ गया। चीनी आपने एक्सपोर्ट की, आज चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। कॉटन 6 मिलियन बेल से कम है, 11 मिलियन बेल कॉटन का मूल्य 6 मिलियन से कम आ गया। सर ये मुजरिम सारे हैं, आपकी पार्टी के सरकार रहनुमा जो थे वो भी अपनी मिलें उठा के जनूबी पंजाब में ले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस करवा दी। मतलब हमने भाई सबकी मिलें लगी हुई है, सबकी वापस करा दें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बात ये है एक दूसरे पर गन्ने पर आ गए, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से बात नहीं। सब गन्ने पर आ गए। जब आप गन्ने की ग्रोथ ज्यादा कर देंगे, आपने कॉटन ग्रोइंग एरिया गन्ने में ट्रांसफर कर दिया। ये आपका फैसला है ना। फिर आपको चीनी इंपोर्ट ना करनी पड़ती, गन्ने पे आ गए थे तो चीनी क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले इंडिया से ले रहे थे, आप कहीं और से लेने की कोशिश में है। देखिए, ये सारा दिन इस डिबेट का फायदा नहीं होगा। कौन मुजरिम है? सारे मुजरिम हैं। सबसे बड़ा जुर्म इलेक्शन की चोरी होता है। ये सब सारा मामला इलेक्शन की चोरी से आया है। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, हमारे मुल्क का मसला ही इलेक्शन की चोरी है। बांग्लादेश आपके सामने है। आपकी कितनी उम्र है? मुझसे छोटे ही बड़े हैं, तकरीबन बराबर समझें, ठीक है ना। आप होश हवास में थे जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था, थे ना आप? बास्केट केस ऑफ द वर्ल्ड कहा गया था बांग्लादेश को। आज बास्केट केस कौन है 50 साल के बाद? ये हमने कमाया, ये हमने खटाया, इस सब मामले कर करके। हाइब्रिड निज़ाम, फलाना निज़ाम, इसको बना दो, उसको बना दो, इसको लटा दो, इसको अंदर कर दो, इसको बाहर कर दो, ये हमने हासिल किया।
लेकिन नहीं, लेकिन की बात गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश है। गुजारिश ये है कि जब हुकूमत आती है तो समाजी ढांचे को बदलने में तो कोई हाथ नहीं पकड़ता ना, कोई बेड़ियां नहीं डालता कि आप लोगों की हालात को तो आप बदल सकते हैं, कुछ और जगह के ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन वो जो आपने तब्दीली लानी है कि जी आप एजुकेशन पे करें, हेल्थ पे करें, इंडस्ट्री पे करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो किसी ने रोका है? कौन करेगा बताए ना, कौन सा आदमी है? 5 साल आप रहे हैं, 5 साल पीपल्स पार्टी रही है। रहे होंगे ना, 5 साल रहे हैं, कौन करेगा? कभी नहीं कर रहे, किसने करना है? इंग्लैंड से इंपोर्ट करेंगे आदमी, बांग्लादेश से आएगा आदमी, इंडिया से आएगा, अफगानिस्तान से आएगा। क्यों नहीं हुआ? अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे ना। हाँ, तो क्यों नहीं? क्या वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं? मैं जो कह रहा हूँ ना उसको उसी तरह सुन लें, ठीक है? आपने पता करना है इलेक्शनों में क्या हुआ है, एक ट्रूथ कमीशन बना दें, सब पता चल जाएगा आपको। इलेक्शन में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो हमने सबक हासिल नहीं किया। जब सबक हासिल, आप सबक नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। हमने सबक नहीं पढ़ा, हम फेल हो गए, ये बात मान लें। सबक आइन है, आइन को पढ़ लें। नहीं पढ़ेंगे तो ये होगा जो आपके साथ हो रहा है। सोना उगलती ज़मीनें हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। खाली कॉटन ही, आप 70% दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, दालें तो 100% इंपोर्ट कर रहे हैं ना। नहीं, तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं सर, पत्ती भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये है फसल, लेकिन जमीनें सोना उगलती 3 साल में तो नहीं खराबी होगी ना। नहीं, मैं कह रहा हूं इसका एक सिलसिला 3 साल में नहीं हुई, 73-74 साल में हुई है मेरे भाई, 74 साल में हुई है। 74 साल इलेक्शन चोरी करने की वजह से हुई है। वरना आज इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम मजबूत होता, अपने फैसले करते, अवाम जो हुकूमत डिलीवर ना करती उसको बाहर निकालते, अगली हुकूमत उनका हशर देखती, अगले को वो बेहतर काम करती, वो भी हार जाते, अगली दफ़ा बेहतर आते, सीखते रहते। आज मुझे इस हुकूमत में मेरी बात सुन शायद खान भाई साहब बात कर ले, सीखने और सिखाने वाले दोनों जो है ना वो इसी धंधे पर लगे हैं। आप ऐसा करें, इसी धंधे आप ऐसा करें, यहाँ से उठे ना, मैं आपके कैमरामैन को बैठाता हूँ, देखते हो इंटरव्यू कितना बिकता है। आप उठ जाए यहाँ से, आप कैमरे के पीछे खड़े हो, आप कैमरा चलाएं, मैं उसको यहाँ बैठा देता हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है। और फिर जो आदमी यहाँ सियासत में आता है, आप उसके कपड़े भी उतारते हैं, उसको जेलों में घुसाते हैं, उसके सौदे करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको मरोड़ते हैं, और फिर कहते हैं मुल्क चलाओ। सर गुजारिश, और मुल्क चलाने का जिम्मेवार बन जाओ, मुल्क हम चलाएंगे, जिम्मेवार तुम हो। भाई वो इसलिए कि वो कपड़े उतरवाने में खुद भी तो शामिल होते रहे हैं ना। वो सिलसिला जब आप इस तरीके की रवायतें डाल देंगे, फिर वो रवायतें हिस्सा बन जाएंगी। मैं मजबूर हूँगा, मैं बात कर रहा हूँ कपड़े उतारने वाले की। नहीं, आप मजबूर क्यों होंगे? उसके बारे में बात कर लेना। देखें, बात ये है कि मजबूरी जो है वो क्यों होगी। गुजारिश ये है कि जब इस तरह की नौयत आती है, मैंने इससे पहले भी मैं आपसे इत्तेफाक कर लेता हूँ, सारे कसूरवारी सियासतदान अगली बात करें। ये बात नहीं है। बात ये है कि अगर रुकावट है तो कोई तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए ना, वो कहे जनाब मेरे काम में रुकावट है, ये पड़ा है मेरा इस्तीफा, मैं जा रहा हूँ अवाम के पास। एक प्राइम मिनिस्टर, एक दिन आ जाएगा, किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने ये जुर्रत की, एक दिन आ जाएगा, एक दिन आ जाएगा। इसलिए नहीं की कि वो स्ट्रेंथ नहीं थी, वो कुव्वत ही नहीं थी। उसने मुकाबला किया, उसने कहा मैं बातें नहीं मानता हूं, मैं खुद मुख्तार हूं, मैं अपने फैसले करूंगा। नहीं तो जब आप अवाम को जब ताकत का चश्मा कहते हैं तो फिर वापस आ जाए अवाम की अदालत में, मैं दोबारा जा रहा हूं। एक दफा सबक तो पढ़ा जाएगा ना। अब सीख लिया, अब नेक्स्ट टाइम ये करेंगे, ठीक है? नजीम हुसैन साहब ने कहा था 22 जून को, नजीम हुसैन साहब ने कहा था, अब ये ले इस्तीफा जा रहे हैं, और आप फिर इलेक्शन चोरी कर ले और फिर चोरों को ले आए। इस तरह नहीं होता फिर इलेक्शन चोरी करने। देखिए, गुजारिश ये है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी तो होती है ना, वो भी तो आपने दिखानी होती है। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो फिजिकल स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर सकती, ये हकीकत होती है। मुल्क एक ज़ाब्ते के मुताबिक चलता है। मैं खेल रहा हूँ फुटबॉल, आप खेल रहे हो क्रिकेट, तो क्या होगा? नहीं चलता ना मामला। इसे मान लें एक दफ़ा की गलतियाँ हमने की हैं, सब ने की हैं,
सारे इस्लाम में नंगे हैं, आगे चले जरा हालात को बेहतर करें, माजी से सबक लें। आपको आगे हालात बेहतर होते नजर आते नहीं, कोई तरीका नहीं है, का नहीं है। अपोजिशन भी इसी तरह चलेगी, हुकूमत भी इसी तरह चलेगी। सारा कसूर ही अपोजिशन का है ना, वो तो है ही है, वो तो एस्टेब्लिश हो गया कि इस मुल्क की आज की खराबी अपोजिशन की वजह से है। ये तो हो गया, हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं है, ना ही एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, ये सारा कसूर अपोजिशन का है। अगली बात करें, अब आगे क्या आपको दिखाई दे रहा है? मैं फाइनल, मेरे पास आखिरी मिनट है। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है कि हमने सीखा कुछ नहीं है। मुझे आज वही चीज़ें नज़र आती हैं जो आज से 3 साल पहले नज़र आती थी, जो आज से 8 साल पहले नज़र आती थी, जो आज से 20 साल पहले नज़र आती थी। वही सोच है। आखिरी सवाल, हुकूमत के बोझ में कितना इजाफा हो रहा है कि अपोजिशन की कोशिश से नहीं, अपने दबाव से कुछ दब जाए? आपको लगता है मुश्किल में? नहीं, हुकूमत उसकी होती है जो चला रहा होता है। आपके ख्याल इमरान खान हुकूमत चला रहा है? वो तो इंटरव्यू देता रहता है किराए के टीवी चैनल्स पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। नहीं, नाम है, नाम में है, बिल्कुल है। वज़ीर भी हैं बहुत सारे, जज भी इस मुल्क में हैं, इख्तियारात किसके पास है? बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। नाज़रीन, ये थे साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे लाहौर में होने वाले बम धमाके, उसके पस मंज़र और उसके पेश मंज़र के हवाले से, क्योंकि ये हाई वैल्यू टारगेट जो है उसकी भी बात की जा रही है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, लाहौर में आज जौहर टाउन के अंदर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो हैं वो जान से गए और 20 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये दहशत गर्दी का वाक़या है। 30 किलोग्राम इसमें बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया है और ज़ाहिर है कि इस धमाके के नतीजे में जो नुकसान हुआ है और जो एरिया मुतासर हुआ है वो इस बात को ज़ाहिर करता है कि ये किस कदर शिद्दत का धमाका था। और ज़ाहिर है कि रिमोट कंट्रोल अब तक पुलिस के एरिया किया गया। ये सूरत हाल जो है, इसको क्या ये देखा जाए कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये उस हवाले से या उस पस मंज़र के हवाले से है, लेकिन जिस मुकाम के ऊपर ये धमाका हुआ है उससे आगे हाफिज़ सईद साहब का घर है। तो क्या ये भारत की जानिब से तखरीबी कार्रवाई जो है उसको देखा जाना चाहिए, और क्या अवामिल हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब। मसूद साहब, पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि आप इस बम ब्लास्ट को किस तरीके से देखते हैं? वर्बियल नदीम साहब कहते हैं ना, हमारे वजीर आजम का परेशान नहीं होना, मेरे ख्याल में परेशान होने की बात है। हालात पेचीदा हैं, कॉम्प्लेक्स हैं और ज्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं और होंगे, क्योंकि अमेरिकन निकल रहे हैं वहां पे। तालिबान, अफगान तालिबान वो बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। लाइकलीहुड है कि दे विल रन डाउन ऑन टू काबुल, कोई उनको रोक नहीं पाएगा। उनकी एक जंग होगी चौमुखी, बल्कि सहमुखी या चौमुखी, शियों के साथ, ताजिक्स के साथ, उज़्बेक्स के साथ, और जो जिनके प्रॉक्सीज हैं वो उनके साथ। और तालिबान हमारे मजबूत होंगे, मगर आज और उसके साथ साथ ऐन मुमकिन है कि जिन लोगों ने ये किया है दे कुड वेल बी लश्कर जो हमारे हैं, जो हमारे सर पे पड़े हुए हैं फैतफ से, हमें निकलने नहीं दे रहे। अब देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये तो इंफॉर्मेशन है कि एक हाफिज सईद साहब के घर के पास हुआ, दूसरा उसमें 30 किलो धमाका खेल से मवाद मौजूद था। तीसरी चीज जो शुरू में मैंने देखा था टिकर के, वो मोटरसाइकिल 2-3 दफा वहां पे चक्कर लगाया। अब ये और वो मोटरसाइकिल छोड़ के चला गया। ये मोटरसाइकिल अगलब ये है कि मुसलमान है, पाकिस्तानी है। इस तरह के बहुत सारे मुसलमान और पाकिस्तानी हैं जो या तो एलियनेट हुए हैं या बिके हुए हैं। ऐन मुमकिन है कि रॉ ने, KGB ने, CIA ने
इमरान खान ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है, उसने कहा नॉट एट ऑल। हाँ, नहीं, इसमें एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा कि आप इसको अब अफ़गानिस्तान के तनाजुर में देखेंगे या भारत की जानिब से तखरीबी कार्रवाई के तौर के ऊपर देखेंगे, क्योंकि जब हाफिज़ सईद का घर है तो इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो इस हवाले से बात करता रहा है, और ये जो जिस नौयत का ये धमाका हुआ है, तखरीबकारी हुई है, मतलब वहाँ पे तो पता हिल जाए तो ISI ने करवाया है, तो ये अभी तक हम इस बात का तयन नहीं कर पाए, या हम वही जो हमारा माजी में रहा है एक रिस्ट्रेंट की कैफियत है? एन मुमकिन है, आप सही फरमा रहे हैं कि अगर हाफिज सईद को टारगेट करना था या मैसेज देना था तो नेचुरली, बिकॉज वो भारत के अवॉर्ड एनिमी हैं उनकी नजर में एलिजिडली, और उन्होंने, लेकिन हालात पेचीदा हैं। अमेरिका, क्योंकि इमरान खान ने इतनी सख्त स्टेटमेंट दी है, क्या वो भारत के थ्रू ये मैसेज दे रहे हैं? क्या भारत खुद ये कर रहा है? हालात जो, जैसे मैंने शुरू में कहा, दे वेरी कॉम्प्लेक्स और एंड दे आर गोइंग टू गेट एवर मोर कॉम्प्लेक्स। सो ये कहना मुश्किल है, मगर एन मुमकिन है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि भारत ने करवाया है, रॉ ने करवाया है। मगर मुसीबत ये है कि बहुत सारे लोग अब कहेंगे ना ये पाकिस्तानी है ना ये मुसलमान है। भाई ये अल्लाह के बंदो, ये जो बंदा था ये मुसलमान है, ये पाकिस्तानी है, उसने किया है, ट्रैक हो जाएगा प्रोबेबली, और चीजें खुलेंगी, हमें नहीं बताया जाएगा, ऑब्वियसली बतानी भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में ये परेशानी की बात है। अच्छा, इसमें एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा कि अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, आज जाहिर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ISI के हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई, और उसमें जाहिर है कि वो तमाम लोग मौजूद थे जो मुंसलिक हैं ऐसी सूरत हाल के हवाले से। आपको दिखाई देता है कि यही सिचुएशन जो है, यही डिस्कस हुई होगी इंटरनल सिक्योरिटी अफ़गानिस्तान के बैकड्रॉप में, और हमें कितना अब मोहतात और अलर्ट होने की ज़रूरत है? मुझे पता नहीं था इस मीटिंग का, तो ये आपने बता दिया। मेरे ख्याल में इमरान खान की ये प्री प्लान मीटिंग होगी नॉर्मली, वरना वो आर्मी ही और इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पे मीटिंग कर लेती हैं। मेरे ख्याल में बिकॉज अफगानिस्तान के हालात बहुत पेचीदा होते जा रहे हैं और उसके ऊपर ब्रीफिंग हुई होगी, लेकिन क्योंकि ये हो गया है तो ये इंतहाई अहम हो गया था कि मसलन इंग्लैंड में होता है तो उनकी कोबरा जो कि हाईएस्ट सिक्योरिटी एजेंसी नहीं, उनकी बॉडी है, वो प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है या डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, और वो मीटिंग होती है। तो अच्छा हो गया कि इमरान खान की सदारत में ये मीटिंग हो गई है और सब लोगों ने अपने अपने आइडियाज दिए हैं। आई ओनली होप कि वो सही हों, आई ओनली होप कि वो इसको इन हालात को सॉल्व कर सकें। बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल होने वाले हैं, और इसमें जिसका IG पुलिस साहब जब वो ब्रीफ कर रहे थे टेलीविजन के ऊपर तो बड़े सख्त सवाल हुए और उनके पास जवाब चंदा नहीं थे उन सवालों के। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और हालात मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होते जाएंगे आने वाले दिनों में। जब अमेरिकी निकल जाएंगे वहां से, तालिबान हर तरफ पहुंच जाएंगे। इमरान खान ने कहा है नॉट एट ऑल, अमेरिकी नाराज हैं और भारत वाले तो पहले ही नाराज हैं और हमारे अवॉर्ड एनिमी हैं। हमने ऐसे लोग रखे हैं जो कि बिक सकते हैं। इसने अजीत डोवल ने और जनरल विक्रम सिंह जो उनके पुराने आर्मी चीफ थे, उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा हमें तो फौज भेजने की जरूरत नहीं है, हम इन टेररिस्ट को ज्यादा पैसे देंगे और बोलेंगे, ये उनके अल्फाज थे कि मुरीद के निकाल दो, मुल्तान निकाल दो, भावलपुर निकाल दो, और उन्होंने ही ये हमले हमारी एजेंसीज पे करवाए हैं। सो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू गेट वेरी डिफिकल्ट। आप क्या सोचते हैं कि अब इस सूरत हाल के अंदर ये इब्तिदा है या ये कि नहीं, हम इसके ऊपर जिस तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ज़रिए हमने इस सारी सूरत हाल पे काबू पाया है, ये वन ऑफ इंसिडेंट हो सकता है? अल्लाह करे कि ये इब्तिदा ना हो, अल्लाह करे कि वन ऑफ इंसिडेंट है, लेकिन गालिबन अगलब ये है कि
आइंदा आने वाले दिनों में लेट से कि 2-3 महीने में, हर 6 महीने में, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि मैं और आप बिल्कुल गलत हों, एक आध अगर 2-3 धमाके ना हो तो एक आध हो सकता है। और कौम को तैयार होना चाहिए। और फिर कहा जाएगा कि ये कौम मुत्तहिद हो जाए। कौम खुद से मुत्तहिद नहीं होती, उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। जादू की छड़ी इस वक्त खाली इमरान खान के पास है और नवाज शरीफ के पास है और शहबाज शरीफ और जरदारी के पास। इन्होंने कौम को इकट्ठा करना है। माजी में इकट्ठा नहीं कर सके, APS पे अटैक हुआ तो फिर हम उस इंसिडेंट पे थोड़े बहुत इकट्ठे हुए, मगर हम कौम को बिल्कुल इकट्ठा नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे जो कौमी शनाख्त है वो बड़ी फॉल्टी है, हमारा मुश्तरका मकसद बड़ा फॉल्टी है, हमारे कौमी मफादात जो वाइटल इंटरेस्ट है उनका तयन ही नहीं हुआ। आप ही के प्रोग्राम के ऊपर एक फॉरेन सेक्रेटरी थे, बहुत बड़े सफारतकार, उन्होंने कहा कि हम तो अपने नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन नहीं करते, सॉवरेंटी हमारी नेशनल इंटरेस्ट है। और याद रखिए कि सॉवरेंटी बार्टर करनी पड़ती है आजकल की ग्लोबलाइज इंटरडिपेंडेंट दुनिया में। अगर नहीं करेंगे मारे जाएंगे। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब। नाज़रीन, ये थे एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।